आपने वापस कर देना। तो अब जो नया टेनर करते हैं, जो जो, जो सवाल पढ़ लिया, सवाल की समझ आई कि इसमें हो क्या रहा है। अब हमारे पास टैक्स ईयर 4 है, टैक्स ईयर 19, टैक्स ईयर 20, टैक्स ईयर 21 एंड टैक्स ईयर 22। और टैक्स मतलब टैक्स ईयर का मतलब क्या है, तो ये 30 जून को एंड हो रहा होगा। टैक्स ईयर 19 की अगर हम बात करें, एडवांस जो मिला है उसका अगर हम ट्रीटमेंट लेना चाहें तो वो होगा, अमाउंट मिली है इसको 7 लाख, और मतलब 70,000 जो होगा वो इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। उसके बाद है इसको रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट की प्रॉपर्टी इसने रेंट आउट की है 10 अगस्त को, तो हम रेंट कैलकुलेट करेंगे कितने महीने का बन रहा है। तो ईयर शुरू होता है हमारे पास जुलाई से, तो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही है अगस्त पे, तो ये प्रॉपर्टी का रेंट बन रहा होगा 11 महीने का, बिकॉज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून हमारा ईयर एंड है, तो अगस्त से लेके जून तक हमारे 11 महीने बनते हैं। 11 महीने का हमने रेंट निकालना है, कितना बनता है कितना नहीं बनता। अब दोनों में प्रॉब्लम ये है, इसने भी हमें जो रेंट प्रोवाइड किया है 12 महीने का किया है, इसने भी हमें रेंट प्रोवाइड किया है 12 महीने का किया है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको 11 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, तो 15 लाख है 12 को, तो एनुअल है, इसको 12 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो हमें 11 महीने का रेंट आ जाएगा जो बन रहा होगा 1375000। ये इसको 11 महीने का एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ होगा। अब जो उसने हमें वैल्यू बताई है वो है 21 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, ये बन रही है 1925। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू है, अब जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हमें कुछ और बता रही है। वो कह रही है कि जो फ्लैट रेंट आउट किया गया है इसका रेंट जो होना चाहिए 19,25,000 होना चाहिए। हमने 13,75,000 रुपया लिया है इस साल का, हमने लेनी है हायर, तो हायर जो होगी वो हमारी आ जाएगी 1925,000।
हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर दैट ईयर आ जाएगी, जो बन रही होगी 1995,000। ये है जिसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यूअर को फी वगैरह पे की है वो एक्सपेंसेस में ट्रीट होते हैं, वो एक्सपेंसेस में ट्रीट होते हैं। अभी हम एक्सपेंसेस की बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनकम की बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई जब एक्सपेंसेस की बात करेंगे हमें समझ आ जाएगी एक्सपेंस क्या करने हैं क्या नहीं करने। अभी तक सिर्फ हम इनकम की बात कर रहे हैं। तो टैक्स ईयर 2019 में इसकी जो होगी वो 19,95,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन रही होगी। हमने टैक्स ईयर 20 भी कैलकुलेट करना है, 21 भी कैलकुलेट करना है और 22 भी करना है। अगर हम टैक्स ईयर 20 की बात करें, ये शुरू हुआ 1 जुलाई 19 को, खत्म हुआ 30 जून 20 को। अब इसमें भी अनएडजस्टेबल अमाउंट आ जाएगी, बिकॉज वो जब तक रहेगा हमारे पास, उसने जो हमें एडवांस दिया हुआ है उसका हमने 1/10 लेके ऐड करते जाना है। वो है 70,000 रुपया, वो हमारा आ जाएगा। अब इस साल पूरे के पूरे 12 के 12 महीने प्रॉपर्टी रेंट आउट की गई है। 12 महीने का रेंट ये रिसीव कर रहा है 15 लाख। हमें पता है 12 महीने का रेंट बनता है 21 लाख। तो हमने यहाँ पे रेंट रिसीव जो रखना है वो हम 21 लाख लिख लेंगे। तो इसकी दो टैक्स ईयर 20 की जो टोटल इनकम बनेगी वो 21,70,000 बन रही होगी। उसके बाद टैक्स ईयर 21 है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। टैक्स ईयर 21 ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 20 को और ये खत्म हुआ होगा जाके 30 जून 21 को। इसमें भी इसकी अनएडजस्टेबल अमाउंट जो होगी वो हमारे पास 70,000 ही आ रही होगी। हमने वो ट्रेड करनी है और हमने रेंट देखना है कितना बनता है। इसने 15 लाख पे दिया, मार्केट वैल्यू उसकी 21 लाख बनती है। हम रियलिस्टिकली जो मार्केट वैल्यू एप्रिसिएशन है वो नहीं ले रहे, वरना हर साल रेंट बढ़ रहा होता है, अभी हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे। तो 2021 का भी इसका रेंट जो होगा वो इतना बन रहा होगा। तो टैक्स ईयर 19 हमारा हो गया कैलकुलेट, टैक्स ईयर 20 हमारे पास कैलकुलेट हो गया, टैक्स ईयर 21 भी हो गया। तीन जो टैक्स ईयर है दिस दिस एंड दिस, ये हमारे पास हो गए। अब हमारे पास टैक्स ईयर 22 है। टैक्स ईयर 22 जो होगा हमारे पास, ये शुरू हुआ होगा टैक्स ईयर 22 1 जुलाई 21 को और इसका एंड होना है 30 जून 22 को। इन 12 महीने की अब हमने इनकम कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि 2 नवंबर को उसकी फैमिली ने रेंटल एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। 2 को रेंटल एग्रीमेंट जो है था वो टर्मिनेट कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे एक तो हमारे पास रेंट यहां से आ रहा है और रेंट टर्मिनेट हुआ, उसने फिर इसको आगे रेंट आउट कर दिया। तो दो पार्टीज है जो हमारी रेंट आउट है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो पहले हम लेंगे लाइक अगर हम बात करें पुराने वाले की, मतलब जिसको रेंट आउट किया था उसके, इससे हमें रेंट रिसीव हुआ होगा इस साल जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का। बिकॉज नवंबर के स्टार्ट में ही रेंटल एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, तो नवंबर का रेंट तो वो नहीं देगा ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का रेंट हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब 4 महीने का रेंट हमने कैलकुलेट करना है, कितना बनेगा, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे मार्केट वैल्यू ही लेके चलनी है, बिकॉज जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल रेंट। तो 21 लाख मार्केट वैल्यू है। 21 लाख को आप 12 पे डिवाइड करेंगे और आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इन 4 महीने का रेंट मिल जाएगा, जो कितना बन रहा होगा, 7 लाख बन रहा होगा। वो रेंट आ गया इसका यहाँ पे। अब उसकी फैमिली ने क्या किया था, उसकी फैमिली ने कहा जी हमें हमारा एडवांस वापस कर दिया जाए।
जब हमें एडवांस वापस किया जाता है तो उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते। जिस साल हमें एडवांस वापस कर दिया जाता है उस साल हम कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते। तो अनएडजस्टेबल अमाउंट इसकी तो यहाँ पे नहीं आएगी, तो इसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब जो न्यू टेनेंट है उसकी कहानी हम बात करेंगे, जो उसने उसको दी हुई है। अब जो न्यू टेनेंट है उसको उसने रेंट आउट किया है 1,45,000 पर मंथ के ऊपर, और उससे 9,60,000 एज एन अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी ली। तो रेंट इससे रिसीव हो रहा है 1,45,000। एज्यूम कर रहे हैं नवंबर में रेंट आउट किया गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये 8 महीने का रेंट बनता है इसका। और अगर हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लें, वो है 21 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8। दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हायर होगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो हमारी एज अ मार्केट रेंट रेट होना चाहिए। तो 145 ये 1160 बनती है। तो अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू लें, ये 14 लाख बनती है। तो रेंट में हम एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू कंपेयर करते हैं, जो हायर होती है वो हमारी रेंटल इनकम का पार्ट बन जाती है। तो 14 लाख जो होगा वो इसका पार्ट बन जाएगा। ये भी मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पे बारी आएगी अनएडजस्टेबल एडवांस की। अनएडजस्टेबल एडवांस की जो इसको अमाउंट रिसीव हुई है वो है 9,60,000। ये आ गई 9,60,000। लेकिन इस 9,60,000 का हमने 1/10 लेना। हमने क्या करना है, हमने इसमें से लेस करना है जो प्रीवियस टेनेंट की हम ऑलरेडी अमाउंट इंक्लूड कर चुके हुए हैं। अब प्रीवियस टेनेंट ने हमें दिया था 7 लाख, उसने हमें दिया था 7 लाख। उसको 10 पे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो कितने साल उसने आपके पास रहा। तो देखो 1, 2, 3। टैक्स ईयर 19 में आपने उसकी इनकम को इंक्लूड किया, टैक्स ईयर 20 में आपने उसकी इनकम को इंक्लूड किया, टैक्स ईयर 21 में आपने उसकी इनकम को इंक्लूड किया। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2,10,000। 9,60,000 में से 2,10,000 लेस करो, क्या जवाब आता है? 7,50,000। इस 7,50,000 का 1/10 लोगे, जो बनेगा 75,000, वो आप उसकी इनकम प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे। इनको सम कर लें, 7 लाख, 14 लाख, 21 लाख, 21 लाख और 75,000, ये बन जाएगा 21750,000। ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेगी टैक्स ईयर 22 के लिए। तो ये फॉर्मूला था कि प्री इनकम का पार्ट बनाई होती है वो हमने यहाँ पे लेस करनी है। तो जो अमाउंट मिली उसको जितने साल हमने अपने टैक्स किया था उससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्रीवियस अमाउंट आ जाएगी। आप इसको वैसे भी देख सकते हैं कि 2021 में हमने अनएडजस्टेबल अमाउंट को शो किया, 2020 में हमने शो किया और 2019 में शो किया। तो 3 साल शो हुई थी। 70,000, 70 एंड 70, दैट वाज 2,10,000 हम इसको पार्ट बना चुके थे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अभी तक हम सिर्फ इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम किस तरह कैलकुलेट की जाएगी? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट भी है, बट अभी हम एक्सपेंसेस की कोई बात नहीं कर रहे, बिकॉज फर्स्ट हमारा है कि हमने इनकम कैलकुलेट करना सीखना है। फर्स्ट हमने इनकम कैलकुलेट करना सीखना है, देन हम एक्सपेंसेस की तरफ मूव करेंगे। तो पहला इसमें जो हमारे पास है इनकम कैलकुलेट करना। तो जो अनएडजस्टेबल अमाउंट की बात की थी वो ये थी कि जो हमें अमाउंट मिलेगी न्यू टेनेंट से, उसमें से लेस कर देंगे प्रीवियस टेनेंट की कितनी अमाउंट हमने टैक्स की हुई है।
तो जो प्रीवियस टेनेंट की अमाउंट हम लेस कर देंगे, रिमेनिंग का हम बेनिफिट ऐड कर देंगे। अब ये वाला पॉइंट कि अगर ओनर ने वही बिल्डिंग जो पहले रेंट आउट की हुई थी किसी दूसरे बंदे को रेंट आउट कर दी नए अनएडजस्टेबल एडवांस के लिए, न्यू एडवांस जो हमें मिलेगा उसमें से हमने लेस करना है पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस, पिछले एडवांस का वो पोर्शन जो हमने ऑलरेडी टैक्स को चार्ज किया हुआ था, और हमने जिस साल हमें मिलेगा उस साल हम उसका ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। तो ये पूरा पॉइंट था जिसको पहले समझा के बाद में मैंने आपसे रीड किया। इसमें से कोई चीज आपने क्रैम नहीं करनी, इस अंग्रेजी में से कोई चीज का रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझ आपको आनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखनी है कि जो एडजस्टेबल एडवांस होता है वो हमारे रेंट का पार्ट बनता है। अगर डिपॉजिट जिस साल होगा, मतलब साल के शुरू में उसने हमें अनएडजस्टेबल एडवांस दिया और साल के एंड के ऊपर हमने उसको वापस कर दिया, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं। एक चीज नोटबुक पे लिख लें अपनी बड़ी बड़ी करके कि जिस साल अनएडजस्टेबल डिपॉजिट वापस किया जाएगा उस साल हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। इसको लिख लें कहीं पे। जिस साल अनएडजस्टेबल एडवांस की रिपेमेंट की जाएगी, वापस किया जाएगा, उस साल हम उस अनएडजस्टेबल एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। और उसके अलावा अगर हमने कोई ओपन प्लॉट, लैंड जो है, जमीन, बिल्डिंग नहीं, जमीन रेंट आउट की है, प्लॉट रेंट आउट किया है, अगर उस प्लॉट के अगेंस्ट कोई अनएडजस्टेबल एडवांस मिल रहा है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बिल्डिंग के अगेंस्ट मिलेगा, ट्रीटमेंट है। फ्लैट के अगेंस्ट मिलेगा, ट्रीटमेंट है। मकान के अगेंस्ट मिलेगा, ट्रीटमेंट है। प्लाजे के अगेंस्ट मिलेगा, ट्रीटमेंट है। दुकान के अगेंस्ट मिलेगा, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट यही है 1/10 लेके इनकम में ऐड कर दो। देखिए अगर प्लॉट के अगेंस्ट मिलेगा तो इसका हम कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ज़हन में होना चाहिए। एग्जामिनर आपको माइट भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टीज गिवन कर दे कि आपके पास बिल्डिंग्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, आपने वो रेंट आउट किए हुए हैं, तो प्लॉट के अगेंस्ट जो आपको चीज मिल रही है अनएडजस्टेबल एडवांस की, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे होते। सिर्फ जो बिल्डिंग्स होंगी, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होंगी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट अनएडजस्टेबल एडवांस। जब हमारा अनएडजस्टेबल एडवांस क्लियर होता है तो अब हमारे पास ये चीज जो है क्लियर हो जाती है जो मैंने आपको बताई थी कि पहले हम इनकम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि इनकम क्या होती है और क्या नहीं होती। तो देखिए साइनिंग अमाउंट हमें पता है, जो भी मिलेगी टोटली टैक्सेबल जितनी अमाउंट मिलेगी हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। अनएडजस्टेबल एडवांस अभी हम रूल देख के आए हैं, जो मिलेगा उसका 1/10 लेना है, इनकम में ऐड कर देना। उसके बाद जो रेंट रिसीव होगा इसमें हमने असूल देखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे या एक्चुअल लेंगे, जो हायर होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो फॉरफिटेड डिफर्ड होगा वो भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से कोई भी इनकम हमारे पास होगी, हम उस इनकम को सम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंट चार्जेबल टू टैक्स या चार्जेबल रेंट। तो यहाँ पे सारी बात हमारी होती है इनकम की कैलकुलेशन से मुतालिक। नाउ आपके जहन में भी सवाल है, मेरे जहन में भी सवाल है, व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस, अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की कि एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, अखराजात वगैरह जो हो रहे हैं, उनका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इनकम की बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। 5 मिनट देता हूँ, इनकम से मुतालिक जितनी हमने बात की है, कोई सवाल है मेरे से पूछ लें, फिर मैं आगे एक्सपेंसेस को मांगा। अगर तीसरा टेनेंट आ जाए तो जो रिसेंट टेनेंट किया आपने, मतलब जो सेकंड टेनेंट गया है, अगर एक टेनेंट गया है ना, बता देता हूँ आपको। अगर 10 ईयर कंप्लीट हो जाए तो फिर ठीक है, उसका पूरे का पूरा हम लेस कर देंगे न्यू टेनेंट से। अगर थर्ड टेनेंट आ जाए, बताता हूँ आपको 1 मिनट, अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही हो रहा है हमारा। एक टेनेंट मोर देन 10 ईयर प्रॉपर्टी को बाय करेगा तो 10 साल तक का बेनिफिट लेंगे। साइनिंग अमाउंट जो होती है एग्रीमेंट में लाने के लिए होती है। तो भाई एक खोला हो, सांस सांस लेने दो जालिमो, इतने सवाल एक साथ ही पूछ रही है, इंसान को पढ़ने दे सवाल।
ओ भाई एक मिनट, तो 1 मिनट रुक जाओ, सवाल 1 मिनट रोक लो, तो मुझे पिछले पढ़ने दो, ताड़ी मेहरबानी भाई, क्या हो गया है? वो फिर पूछे जा रहे हैं। एक मिनट अपने क्वेश्चन रोकिएगा, कोई टाइप ना कीजिएगा। 1 मिनट में इतना सवाल पूछ ले, मैं जवाब कैसे दूंगा? हाँ, अगर थर्ड टेनेंट है ना, देखो एक टेनेंट आपका आया यहाँ पे, वो चला गया, आपके पास आया सेकंड टेनेंट, सेकंड टेनेंट की अमाउंट पकड़ी, उसमें से आपने इसकी अमाउंट लेस की, नेट अमाउंट का आप 1/10 लेके चल रहे थे, ये भी चला गया, अब आ गया थर्ड टेनेंट। थर्ड टेनेंट ने जो अनएडजस्टेबल अमाउंट दी होगी ना, आप वो लेंगे और उसमें से लेस करेंगे इस बंदे की जो अमाउंट आप अपनी इनकम में लेके जा रहे थे, वो आप इसमें से लेस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट ऐड कर देंगे। फॉरफिटेड अगर टैक्स ईयर 2020 में लिया था और 2021 में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, आपका सवाल गलत है, बिकॉज फॉरफिट करते ही तब है जब कॉन्ट्रैक्ट मुकर देते हैं। अगर आपका सवाल ये होना चाहिए था, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट 2020 में किया था और 2021 में डिफॉल्ट हो रहा है, तो फॉरफिटेड डिपॉजिट 2021 में हुआ होगा जब डिफॉल्ट हो रहा होता है, तो 21 में होगा, 21 में उसको हम पार्ट बना रहे होंगे। साइनिंग अमाउंट होती है उसको ऑनर को एग्रीमेंट में लाने के लिए प्रॉपर्टी की साइनिंग अमाउंट पे करते हैं। न्यू टेनेंट का अनएडजस्टेबल होल लिया, अब नेक्स्ट ईयर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? न्यू टेनेंट का अनएडजस्टेबल हम होल लेते नहीं है, हमें जब भी मिलेगा हम उसका हम रिटर्न लेके ऐड करते हैं। अगर एक टेनेंट 5 साल जाता है, फिर दूसरा आता है दरमियान में 1 साल, प्रॉपर्टी वेकेट रहती है, अगर सेम प्रॉपर्टी रेंट आउट की है तो आप उसका जो प्रीवियस को पे किया था वो लेस करेंगे बीच में से। अगर एक टेनेंट मोर देन 10 ईयर्स एक प्रॉपर्टी को पाए करे, तो इस केस में भी जो वापस कर जाएगा तो वापस देंगे अमाउंट या नहीं? अगर वापस जाएगा 10 साल के बाद गया तो वो अनएडजस्टेबल अमाउंट थी, वो हमेशा वापस होगी। साइनिंग अमाउंट मैंने बता दिया, कौन सा टॉपिक कराएंगे, आप बहुत लेट आए हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपने एडवांस को 1/10 से क्यों डिवाइड नहीं किया? एडवांस कभी भी डिवाइड नहीं होता, वो एडवांस एडजस्टेबल एडवांस था, नोट का पहला सवाल से पहला, ये एडवांस नहीं था, ये फॉरफिटेड डिपॉजिट था। ध्यान से पढ़ें क्या चीज लिखी होती है। अनएडजस्टेबल अमाउंट ऑनर अपनी मर्जी से लगाया जाए, फिक्स है। अनएडजस्टेबल अमाउंट ऑनर जो मर्जी करे, हमें से कोई कंसर्न नहीं है। टैक्स रजीम अभी मैंने करवाई नहीं है, बाद में कराऊंगा। वर्किंग शो कर देना टैक्स ईयर 2020 की, ये ले 22 की आगे वर्किंग। फॉरफिटेड डिपॉजिट जिस ईयर होगा उसी ईयर ट्रीटमेंट होगा ना, जिस साल आपने फॉरफिट किया उस ईयर। नोट्स तो मैंने बता दिया, मिल जाएंगे। तो अगर उसमें जब जाएगा वो रेंट, तब रेंट उस जब जाएगा तो उस साल भी हमने रेंट वर्सेस फेयर मार्केट वैल्यू भी लेनी होती है। रेंट हमने हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू के साथ ही कंपेयर करना होता है। अगर रेंट नहीं दिया किसी मंथ का तो एडजस्टेबल में से रेंट काट लेगा। एडजस्टेबल जो मैंने बताया था, तो यही बताया था, एडजस्टेबल में से रेंट हमेशा डिडक्ट हो जाता है। सर प्लीज बता दे कौन कौन सा टॉपिक अभी तक करवाए हैं? प्रॉपर्टी सिर्फ करवाया है, रेवेन्यू मॉडल और अप्रूवल बेस्ड दोबारा बता दे। रेवेन्यू मॉडल होता है कि हम इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करते हैं, वो रेवेन्यू मॉडल होता है। और अप्रूवल बेसिस होते हैं जब हमारी इनकम एक्रू हो जाए, चाहे रिसीव हुई हो या ना हुई हो, हम उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाते हैं। अगर एडजस्टेबल एडवांस 1 लाख रिसीव किया और किसी टैक्स ईयर में, अगर एडजस्टेबल एडवांस 1 लाख रिसीव किया है और इसी टैक्स ईयर 12 महीने का रेंट दिया, तो एडजस्टेबल एडवांस का उस वक्त ट्रीटमेंट होता है जब वो एडजस्ट हो रहा हो। अगर आपको 12 महीने का पूरा रेंट रिसीव भी हुआ है और कोई आपको एडजस्टेबल एडवांस भी रिसीव हुआ है, तो आप एडजस्टेबल एडवांस को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज 12 महीने का रेंट तो मिल रहा है। अगर आपको जी एडजस्टेबल एडवांस भी दिया गया है 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का, और आपको रेंट रिसीव हुआ है 8 या 9 लाख रुपए का, और उससे क्या रिमेनिंग अमाउंट आप एडजस्टेबल एडवांस में से एडजस्ट करेंगे, तो जब एडजस्ट करेंगे तब ट्रीटमेंट होगा, अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। एडजस्टेबल अमाउंट जो होगी उसको प्रोपोर्शनल करके इनकम में ऐड किया जाएगा, या उसी ईयर में जिस ईयर में मिली है, जितनी अमाउंट एडजस्ट कर रहे होंगे वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगी। इस क्वेश्चन में थर्ड टेनेंट को एडजस्ट करें, वजह नहीं करना मैंने, 2 टेनेंट आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस तक 2 टेनेंट ही है, थर्ड टेनेंट नहीं आता। अगर कोई थर्ड टेनेंट आ जाएगा, मैं फिर बता देता हूँ, अगर कोई थर्ड टेनेंट आ गया तो थर्ड टेनेंट में जब आप अमाउंट लेस करेंगे तो आप ये लेस करेंगे। जितने साल आप इस 75,000 को अपनी इनकम में शो कर रहे होंगे, तो आप 75,000 को लेस कर रहे होंगे, बिकॉज ये अमाउंट आपने अपनी इनकम का पार्ट बनाई थी। फोर्थ पीरियड का आपने क्या बताया था कि 2020 का 2021 में रिसीव हो रहा है, तो इस ईयर इंक्लूड होगा 20 में ना, तो फिर 21 का क्या ट्रीटमेंट होगा? भाई अगर 21 में रिसीव हुआ तो 21 में ट्रीट होगा जिस साल रिसीव हुआ होगा।
बैड डेट के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप का रेजिम का मैंने नहीं बताई। एडजस्टेबल एडवांस का ट्रीटमेंट बहुत बारी बता दिया। क्या ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है? नहीं। प्लीज वो पॉइंट रिपीट कर दें। फॉरफिटेड जिसमें ईयर में लेना है, जिस साल, सिंपल इसको लिखने, जिस साल जिस टैक्स ईयर में आपको डिपॉजिट मिल रहा होगा वो जो है वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। चाहे वो टैक्स ईयर 20 में मिल रहा है, चाहे टैक्स ईयर 21 में मिल रहा है, चाहे टैक्स ईयर 22 में मिल रहा है, उस साल क्या होगा वो आपके इनकम का पार्ट बन रहा होगा। दैट्स इट। सिंपल लिख लें, जिस साल जिस टैक्स ईयर में अमाउंट रिसीव हुई है उस टैक्स ईयर में आपने उसको ट्रीट करना। अगर एक साल में कोई टेनेंट गया और दूसरा उस साल ना आए बल्कि अगले साल आए, प्रॉपर्टी सेम रेंट आउट की है, उसी प्रॉपर्टी का रेंट आउट किया है, तो आप लेस कर लेंगे। साइनिंग अमाउंट और अनएडजस्टेबल अमाउंट दोनों एडवांस ही हैं। साइनिंग अमाउंट इज समथिंग एल्स, अनएडजस्टेबल अमाउंट इज समथिंग एल्स। एडजस्टेबल एडवांस लास्ट मंथ का रेंट पे नहीं किया और वो लीव कर जाता है, तो जो एडजस्टेबल में से सिर्फ उस मंथ का रेंट एडजस्ट कर लेंगे, जी उसी मंथ का रेंट एडजस्ट करेंगे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस व्हेन टेनेंट लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर? हम 10 साल तक ट्रीट करेंगे, अगले 5 सालों का हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर टेनेंसी कंप्लीट हो जाए तो अमाउंट लेस करेंगे? नहीं। थर्ड टेनेंट दोबारा बता दें, अगर तीसरा टेनेंट आएगा कोई, वो जो अमाउंट देगा उसमें से ये वाली 75,000 वाली अमाउंट लेस कर दीजिएगा। जो सेकंड टेनेंट की अमाउंट आप ट्रीट कर रहे हैं वो लेस कर दीजिएगा। तो यार कैसे सवाल पूछ रहे हो, पहले कहाँ थे आप तो? अगर एडजस्टेबल एडवांस में रिसीव किया और 12 मैंने आपका, आई थिंक आपका सवाल का मैंने जवाब दे दिया। फॉरफिट का मतलब यही है कि डिपॉजिट पे कब्जा हो गया। फॉरफिट का मतलब ही कब्जा करना होता है। एडजस्टेबल प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? एडजस्टेड प्रॉपर्टी, सॉरी समझ नहीं आई मुझे। एडजस्टेबल ऐड नहीं होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, जब एडजस्टेबल को एडजस्ट करेंगे तब ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। एडजस्टेबल अमाउंट को कैसे ट्रीट करते हैं? ऐड करते हैं इनकम में, मैं वही बता रहा हूँ। एडजस्टेबल अमाउंट जब एडजस्ट हो रही होगी तब इनकम में ऐड करेंगे। ओपन लैंड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई एग्जांपल दे दे। मतलब वाह, जब सिंपल बता दिया लैंड का अगर कोई अनएडजस्टेबल अमाउंट मिला है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या एग्जांपल? सिंपल, लैंड के अगेंस्ट कोई अनएडजस्टेबल अमाउंट मिली होगी, नो ट्रीटमेंट। घर 1 साल के लिए रेंट पे दिया है और आफ्टर 8 मंथ्स घर डिस्पोज कर देते हैं, तो रेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा? 8 महीने का रेंट होगा, वो इनकम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, और डिस्पोज करके जो इनकम आएगी वो कैपिटल गेन में जाएगी। एक्सपेंसेस अभी मैंने नहीं करवाए, एक्सपेंसेस नहीं करवाए, सुना करें गौर से, एक्सपेंस अभी हमने डील करने हैं। सर्फ में किस किस अमाउंट को प्रोपोर्शनेट करते हैं? अनएडजस्टेबल का 1/10 लेते हैं और मेनली रेंट को प्रोपोर्शनेट करते हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं करते। अहमद, आपका आई थिंक ये कंसिस्टेंट क्वेश्चन है, आप जवाब सुन नहीं रहे। और मैं इस सवाल का मैं ख्याल से 5 दफा आंसर कर रहा हूं कि जिस साल अमाउंट फॉरफिट कर रहे हो उस साल आपने क्या करना है, उसको पार्ट बनाना है। 21 में कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल होगा तो 21 में फॉरफिट की होगी, तो 21 की इनकम बनेगी। एडजस्टेबल एडवांस आपको एक दफा मिलता है या हर साल एक दफा ही मिलता है एडजस्टेबल एडवांस? आपने इसकी कैलकुलेशन में डेज को नहीं लेके ना, आपने मंथ बाय मंथ चलना है, डेज के ऊपर हम नहीं जाएंगे। अनएडजस्टेबल अमाउंट को लेस करने के बाद कभी भी जवाब नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी में रिसेंट चेंजेस आई हैं तो प्रॉपर्टी में इस साल सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। अगर फॉरफिटेड डिपॉजिट हमारे टैक्स ईयर का नहीं है तो इग्नोर करेंगे। जिस साल की आपको कैलकुलेशन दी गई है अगर उस साल नहीं हो रहा तो इग्नोर कर देंगे। 5 मिलियन का एग्रीमेंट था सेल का, 2 मिलियन फॉरफिट किया है तो 2 मिलियन का ट्रीटमेंट होगा।
ठीक है, आगे मूव करते हैं। आई थिंक अब कॉमन क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं, कोई नया सवाल नहीं, आप वही पूछे जा रहे हैं। भाई मैंने सिंपल बता दिया है कि अगर वो 10 को चला गया है, चाहे वो 5 को चला गया, चाहे वो 2 को चला गया, हमने डेज वाइज कैलकुलेट नहीं करना होता, हम मंथली चलेंगे डेटा लेके, सिंपल। अब आपको वो चला गया 27 को, तो क्या हम 27 डेज को करेंगे? अगर एक टेनेंट छोड़ गया है, एक टेनेंट साल के बाद भी आ रहा है, अगर सेम प्रॉपर्टी रेंट आउट की गई है, तो उस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट वही होगा जो सामने आपको अनएडजस्टेबल का ट्रीटमेंट नजर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम याद रहेगी आपको, इनकम किस किस में से कॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है? अब क्वेश्चन एक्सपेंसेस के बारे में, एक्सपेंसेस कैसे ट्रीट होंगे, कैसे ट्रीट नहीं होंगे। आज से पहले अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के पास पेपर देखें ना, बस कर दें सवाल, मैं आंसर नहीं कर रहा, मैं आगे मूव कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे सवाल, क्योंकि आपके सवाल एक जैसे आ रहे हैं। अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करें ना, 2014 से लेके 2021 तक के अगर आप इसके पास्ट पेपर्स देखेंगे, तो ये एक वो हेड ऑफ इनकम है जिसमें बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंजेस आई होंगी आपको। लाइक अगर आपके पास 2014 से लेके 2016 तक के पास्ट पेपर होंगे, उसमें इसकी टैक्सेशन जो है थी वो बिल्कुल चेंज थी, प्रॉपर्टी का मॉडल बिल्कुल चेंज था, सेपरेट वे पे होती थी। दो हजार सोलह से लेके 2018 तक प्रॉपर्टी की टैक्सेशन चेंज थी, वो सिर्फ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट थी, इंडिविजुअल के लिए और एओपी के लिए। हमारे सिलेबस में टैक्सेशन इंडिविजुअल और एओपी की है। 2018 के बाद रूल चेंज हुआ, उसके बाद टैक्स ईयर 21 में फिर रूल चेंज हुआ, अब टैक्स ईयर 22 जो है हमारा, इसके लिए भी रूल चेंज हो गया। तो बहुत फ्रीक्वेंटली जिस हेड में चेंजेस आपको मिलेंगी फ्रॉम पास्ट, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। आप कभी भी इसके पास्ट पेपर के सॉल्यूशन से जाके अपना आंसर जो है वो टैली नहीं कर सकते, बिकॉज जितना इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आए हैं, दैट्स व्हाई। अब जिसमें रिसेंट चेंज है वो ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना हमारी, हमेशा अब वो नॉर्मल टैक्स रजीम का पार्ट बनती है। मींस हम ये इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम इसके ऊपर नॉर्मल रेट्स लगाते हैं, नॉर्मल रेट्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्स वगैरह पे कर रहे होंगे, नॉर्मल टैक्स रजीम का पार्ट बनती है। इससे पहले जिन्होंने पहले पढ़ा है या पुराने जमाने में पढ़ा है, इससे पिछले अटेम्प्ट में पढ़ा होगा, उस जमाने में सेपरेट ब्लॉक भी होती थी और एनटीआर भी होती थी। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम खत्म हो गई है, अब इस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनती, अब सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ब्लॉक का पार्ट बनती है, एंड दैट इज एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रजीम। और इसका सबसे बड़ा फीचर क्या हुआ है कि अब प्रॉपर्टी में से आपको एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो लेस करने ही करने हैं, आप एक्सपेंसेस हमेशा इसमें से क्लेम करेंगे, आप एक्सपेंसेस लेस कर रहे होंगे। इनकम की कैलकुलेशन हमने बात की, इनकम जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूट होती है इन चार चीजों से, साइनिंग अमाउंट, अनएडजस्टेबल अमाउंट, रेंट रिसीव्ड, फॉरफिटेड डिपॉजिट, इन सबको सम करते हैं हमारे पास इनकम आ जाती है। अब हमने
इसमें से एक्सपेंसेस लेस करने हैं। अलाउएबल डिडक्शंस जो हैं वो देखनी है कि हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है। ये चेंज की वजह से ना, जब रिसेंट टैक्स ईयर में चेंज आया है, रिसेंट फाइनेंस एक्ट में जो चेंजेस आया है, आई एम प्रिडिक्टिंग, मतलब एक गट फीलिंग है, आपको इस हेड ऑफ इनकम में से 8 से 10 नंबर का एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आई कैप में आ सकता है। आप आज का टाइम डेट नोट कर लें, मैं आपको जब पेपर आएगा उसके बाद मैं बताऊंगा आया है कि नहीं आया। एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है बिकॉज अब इस हेड ऑफ इनकम में कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। अब जब इसमें इन्वॉल्व ज्यादा कैलकुलेशन हो गई है ना, अब शुनीद है कि एग्जामिनर इंशाल्लाह इसको पूछेगा और इसमें से मार्क्स सिक्योर करना मुश्किल नहीं है। लाइक अगर आपको ये चीज समझ आ गई है, इसमें किसी को मुश्किल तो नहीं पेश आई, याद करना मुश्किल तो नहीं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको याद करने के लिए आपके बस माइंड में ये एक वर्ड आए और आपके फौरन माइंड में आ रहा है ये क्या है क्या है क्या नहीं है। अब हमने डिडक्शंस की बात करनी है। डिडक्शन इंपॉर्टेंट है, डिडक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने लेके चलना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, या माइट भी 3 से 4 नंबर की एक बड़े न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट भी इसमें आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट है यहां से चीज डिडक्शन। अब अपने जहनों में जिन्होंने पहले टैक्स पढ़ा हुआ है ना, देखे जो बच्चे न्यू हैं उनको तो परेशान की होने की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है और जो पहले आई कैप से गम लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए है कि अपने जहनों में से अब निकाल दें कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है हमारे सेक्टर ब्लॉक में जाती थी और ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स होती थी, अब नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉर्मल टैक्स ऑफ रजीम का ही पार्ट बनेगी और इसमें से जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो हमारे हमेशा लेस हो रहे होंगे और हमेशा अब आपने एक्सपेंसेस वगैरह लेस करने हैं। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। पहले इनकम सीखी, इनकम में क्या कुछ होगा, फिर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे और फिर हम सारे कंसेप्ट को क्लब कर लेंगे क्या है और क्या नहीं है। सीक्वेंस में एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, इनको ऐसे ही याद करना है और ऐसे ही आपने लेके चलना है। सबसे पहले जो हम एक्सपेंसेस डील कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस को हम मैंडेटरी अलाउंस भी कहते हैं कि ये वो अलाउंस है जो हर हाल में हमने लेस करना ही करना है। इनकम कैलकुलेट करेंगे, ये हमने हर हाल में इसको कम करना ही करना है, हर हाल में हमने इसको लेस करना ही करना है। 1/5 ऑफ आरसीटी लेते हैं, मतलब आरसीटी ये चीज, ये जो हमारे पास रेंट चार्जेबल टू टैक्स आया है, इस आरसीटी का हमने क्या लेना है, 1/5 लेना होता है। मैंडेटरी अलाउंस है, हमेशा लेस होने ही होने हैं, और रिपेयर्स हम हमेशा लेस करेंगे वो अगेंस्ट बिल्डिंग करेंगे। बिल्डिंग के अगेंस्ट क्या होगी, हमारी हमेशा रिपेयर्स लेस हो रही होंगी। नंबर 1 थिंग, अगर आपने कोई लैंड वगैरह रेंट आउट किया हुआ है उसके अगेंस्ट कभी भी रिपेयर नहीं होती। भाई तुमने एक जमीन दी हुई है, जमीन में क्या रिपेयर कर रहे हो, तुम आते हो रोज रात को जमीन उखाड़ते हो, सुबह फिर ठीक करते हो आके, कि नहीं हो सकता। जमीन के अगेंस्ट कोई रिपेयर एक्सपेंस नहीं होता, अलाउ नहीं होंगी। बिल्डिंग पे, बिल्डिंग्स पे रिपेयर होती हैं, बिल्डिंग की मेंटेनेंस है, वेयर एंड टेयर है, सीमेंट गिर रहा है, आप पेंट करवा रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, बिल्डिंग की वेयर एंड टेयर होती ही होती है। और ये सिर्फ हमें बिल्डिंग के अगेंस्ट ही अलाउ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हमें बिल्डिंग के अगेंस्ट ही अलाउ होते हैं। और इसमें आपने ये भी चीज याद रखना है कि अगर पेपर में वो आपको बिल्डिंग गिवन करता है कि आपने बिल्डिंग रेंट आउट की हुई थी, इस बिल्डिंग के ऊपर आपने एक्चुअल जो रिपेयर्स की हैं, लेट्स सपोज वो 50,000 की है, वो आपको बता देता है कि इस साल इस बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर पे आपने इतना खर्चा किया है, दैट इज 50,000। इग्नोर करना। एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमारे हमेशा इग्नोर होंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे हमेशा इग्नोर है। लिख लो, नोटबुक के ऊपर कहीं बड़ा बड़ा लिख ले, बोल्ड करके, अब इसी लैंग्वेज में लिखने बेशक, बिल्डिंग के अगेंस्ट एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस हमेशा इग्नोर करने हैं, नहीं ट्रीट करना। वो आपको गिवन कर दे कि भाई साहब ये है ये है ये है, इग्नोर करें, नहीं करना। हमने हमने क्या लेना है, हमने हमेशा
1/5 ऑफ RCT लेना है। हमने क्या लेना है? 1/5 ऑफ RCT लेना है। हमने रेंटल इनकम निकाली होगी, हमें पता है रेंट चार्जेबल टैक्स क्या है, हमने उसका हमेशा 1/5 लेना है उस बिल्डिंग का, और हमने यहाँ पे क्या कर देना है, आके लेस करवा देना है। तो बिल्डिंग जो है हमारा, वो जो चार्जेबल रेंट होगा बिल्डिंग का, हमने उसका 1/5 लेके लेस करवा रहे होना है। तो ये चीज है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, 1/5 लेना है, जो जवाब आएगा यहाँ पे लगा देना। एक्चुअल रिपेयर इग्नोर कर देने हैं। एक्चुअल चाहे 1/5 से ज्यादा हुए, इग्नोर है। एक्चुअल चाहे 1/5 से कम हुए हैं, इग्नोर है। आपने क्या लेना है, आपने हमेशा 1/5 लेना है और उसको लेस करना है। दैट्स इट, गॉट इट। एक्चुअल हमेशा इग्नोर कर देने, और लैंड के अगेंस्ट कोई रिपेयर अलाउ नहीं होता। क्लियर? लैंड के अगेंस्ट रिपेयर अलाउ नहीं होता। सेक्शन नंबर 15A है ये जिसकी बात कर रहे हैं, लैंड के अगेंस्ट रिपेयर अलाउ नहीं होता, और बिल्डिंग के अगेंस्ट अलाउ होगा, और वो हमारा 1/5 है। इसे हम मैंडेटरी अलाउंस भी कहते हैं। मींस ये हर हाल में हमने लेस करना ही करना है। आपने एक बिल्डिंग, एक प्रॉपर्टी, एक दुकान, मकान रेंट पे दिया हुआ है, उसने सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी इनकम दी है, कोई एक्सपेंस नहीं दिया, लेकिन ये वाला जो रिपेयर एक्सपेंस है ये आपने लेस करना ही करना। 1/5 ऑफ RCT लेके, जो उस बिल्डिंग का रेंट होगा उसका 1/5 लेके आपने यहाँ पे लेस करवा देना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अपने जहन में रखिएगा। उसके बाद है बिल्डिंग। द वर्ड इज बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर गौर कीजिएगा कि बिल्डिंग की जो इंश्योरेंस आपने कराई हुई है, उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, आपको अलाउ होगा, आप उसको क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। उसके बाद कोई भी आप टैक्स पे करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह होते हैं, कोई भी चार्ज, कोई भी इस तरह के रेट्स वगैरह होते हैं, आप लोकल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, वो जो होंगे वो भी आप यहाँ पे लेस कर देंगे। मतलब आप लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, या पंजाब गवर्नमेंट को आप प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे होते हैं, जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स या रेट्स वगैरह पे कर रहे होते हैं, वो भी आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड रेंट होता है, सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है कि जो ग्राउंड रेंट पेड होगा ना, इसको याद रख लें, और इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इस चीज को माइंड में रख लीजिएगा कि जो ग्राउंड रेंट पेड होगा वो भी आप यहाँ पे लेस करवा सकते हैं। जितना ग्राउंड रेंट पे किया होगा वो आप सारे का सारा क्या करेंगे, आप उसको लेस करवा देंगे। ग्राउंड रेंट नॉर्मली होता क्या है कि ग्राउंड रेंट जो होता है ना, कमर्शियल लैंड उनके ऊपर पे किया जाता है, कि लोकल गवर्नमेंट्स या हुकूमतें होती हैं, ये बिल्डिंग वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह लीज करती हैं, लैंड वगैरह, लोग उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग वगैरह बना के बैठ जाते हैं, और जो उनको यहाँ पे रेंट वगैरह पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, वो ग्राउंड रेंट होता है, बड़ी थोड़ी सी अमाउंट होती है, वो कहते हैं इसमें यहाँ पे लेस। तो जो ग्राउंड रेंट होता है, ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट आप जब भी पे करोगे वो आपका लेस होगा यहाँ पे। उसके बाद आपने, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहता जी आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी थी, रेनोवेट करनी थी, एक्सटेंड करनी थी, रिकंस्ट्रक्ट करनी थी, एक्वायर करनी थी, आपने उसके लिए लोन लिया या मॉर्टगेज वगैरह करवाया। मॉर्टगेज होता है घर गिरवी रखवाना, घर गिरवी जो घर गिरवी होता, घर गिरवी रखवा के, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के पैसे लिए हैं, अब आप उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, चार्जेस वगैरह पे कर रहे हो, जो वो सूद वगैरह पे कर रहे होते हैं, वो भी क्या होता है, आप यहाँ पे लेस कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लोन लिया हुआ है, उस पर सूद पे कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे लेस करवा सकते हैं। उसके अलावा जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती हैं, या जो इस्लामिक बैंक वगैरह या बैंकिंग सिस्टम होता है, आप जाके इनसे लोन लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, कहते हैं हमें सूद नहीं चाहिए। ये मतलब समझा देता हूँ ये किस तरह चल रही होती हैं। ये कहते हैं जी इंटरेस्ट हराम है, हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए। आप कहते हैं फिर, कहते हैं जी हम आपको लोन दे रहे हैं,
लेकिन हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आपका तो क्या लोगे, दुआएं लोगे? कहते नहीं, दुआएं नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, बल्कि हम हर साल आपकी इस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू डिटरमिन करेंगे कि 1 साल का इस प्रॉपर्टी का रेंट ये है। हम उसको 12 पे डिवाइड करेंगे, जितने परसेंट आपने लोन लिया उस प्रॉपर्टी का, उसके उतने परसेंट लेंगे और आपने हमें वो किराया पे करना है। मतलब करते हैं, लोन जो आपने लिया हुआ है वो तो आपने हमें रीपे करना ही करना है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो किराया होता है, जो रेंटल वैल्यू है, उसका आपने हमें शेयर पे करना होता है साथ साथ। तो ये सूद नहीं लेते, बल्कि ये आपकी उस प्रॉपर्टी के बारे में जिसने लोन लिया होता है उसका किराया पे कर रहे होते हैं। इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है ये जो रेंटल एप्रिसिएशन का शेयर पे किया जाता है टूवर्ड्स बैंक्स एंड टूवर्ड्स इस्लामिक बैंक्स या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो ये शेयर वगैरह पे कर रहे हो, तो ये भी क्या होगा, आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। तो जस्ट सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट है, आप क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा वही प्रॉफिट ऑन डेट है, इंटरेस्ट पेड है, या कुछ कैपिटल चार्ज क्रिएट किया हुआ है, सिंपल पे किया होगा, लेस कर दोगे। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्या होता है और यहाँ क्या नहीं होता। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट है जो प्रैक्टिकली हर चीज कवर कर देता है। अभी तक जितने एक्सपेंसेस हमने किए हैं, इसके अलावा भी दुनिया में एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं। क्या वो क्लेमेबल है? आंसर इज यस, हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर वो यहाँ तो लिखे नहीं हुए। वो यहाँ नहीं लिखे हुए, वो यहाँ पे लिखे हुए। ये क्या है, इसको जरा पढ़े तो कहता है कोई भी एक्सपेंडिचर, यहां पर अब इस तरीके ना एनी एक्सपेंडिचर, ये मैं आपको ऑर्डिनेंस की तरीका बता रहा हूं कि जब हम प्रैक्टिकली आरटीओस में जाते थे, जब हम हियरिंग वगैरह देख रहे होते हैं, तो हम किस तरह इनको डील कर रहे होते हैं। ये ऑर्डिनेंस के अल्फाज है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, इसको हमने अब इंटरप्रेट करना है। वो क्या कहता है समझिएगा जरा, उसके बाद मैं आपको फर्दर इसमें अंदर चीजें बताता हूँ। वो कहता है एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं इनके अलावा, ये 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा, इनके अलावा बात करें, बिकॉज इन एक्सपेंडिचर्स के सेपरेट रूल्स हैं, इन एक्सपेंडिचर्स के सेपरेट रूल्स हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इनके अलावा, लाइक वो तीतुष वाले सवाल में 150 पे किया था, 1.5 लाख रुपया, याद है? वो तीतुष वाले सवाल में जो हमने 1.5 लाख पे किया था, एक्सपेंस फील्ड करना है, उस 1.5 लाख के बारे में तो मैंने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा है कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को पे करोगे, कैसे क्लेम करोगे, जिक्र नहीं किया। इस तरह के कोई भी एक्सपेंडिचर्स हो, उन्हें हमने कैसे क्लेम करना है, उसके लिए ये रूल है। कहता है कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपके रेंट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब आरसीटी का 4% तक हो, और वो जो एक्सपेंडिचर है उसका ताल्लुक उस प्रॉपर्टी के साथ हो, और वो एक्सपेंडिचर आपने पे किया है या पेएबल है, यहाँ पे कंपनी लिखा होगा बिकॉज ऑर्डिनेंस में कंपनी था, और यहाँ पे आप इसको इंडिविजुअल और एओपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अभी से पहले लास्ट सेशन तक ये सेक्शन नंबर 15A जो है, जो हम इस वक्त सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ था कंपनीज के लिए वैलिड, सिर्फ कंपनीज के लिए वैलिड था। अब इन्होंने क्या चेंज किया, इन्होंने कह दिया है कि सेक्शन 15A is also applicable on individuals and AOP। ऊपर ये लाइन लिख दी है और अंदर सेक्शन की डिटेल्स में कंपनी का वर्ड लिखा हुआ है, तो कंपनी का वर्ड पढ़ के कंफ्यूज ना होइएगा कि सिर्फ एक कंपनी के लिए ही होगा, बल्कि ये क्या है, ये जो है कंपनी के अलावा अब इंडिविजुअल्स और एओपी के लिए। तो हमारा होता यही है, जब हम लॉ में अमेंडमेंट करते हैं तो हम एक जनरल अमेंडमेंट दे देते हैं कि ये सेक्शन इस पे अप्लाई है। अब सेक्शन के अंदर जो मर्जी लफ्ज लिखा हो, जब हमने कह दिया सेक्शन अप्लाई हो रहा तो सारे का सारा अप्लाई होगा। अब कहते हैं कोई खर्चा आपने किया जो मैक्सिमम 4% तक हो, वो आपने खर्चा पे कर देंगे, और एक खर्चा हुआ है इस इनकम को कमाने के लिए, और वो इनकम जो है वो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ रही है, ये खर्चा हम क्लेम कर सकते हैं। इसमें एडमिन चार्जेस भी आते हैं, इसमें हमारे कलेक्शन चार्जेस भी आते हैं। अब इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करते हैं, आपने देखें, ये आपने निकाला चार्जेबल रेंट, ये है आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स, इसे हम आरसीटी कहते हैं। आपने आरसीटी पकड़ा, आपने चारों इनकम को कैलकुलेट किया, आपके पास आरसीटी आ गया।
अब उसने आपको खर्चे गिवन किए हुए, एडमिन एक्सपेंसेस गिवन किए हुए हैं, उसने आपको कोई जैसे वो वैल्यूअर की फीस थी वो गिवन की हुई है, इस तरह के कोई भी एक्सपेंसेस गिवन किए, उसने आपको कलेक्शन चार्जेस गिवन किए हुए हैं, मतलब आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, आपने एक बंदा हायर किया हुआ है, बंदा आपके बिहाफ पे जाके रेंट वगैरह कलेक्ट करके दे रहा है, आप उसको पे कर रहे हो। प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए आपने स्टाफ रखा हुआ है, वो आपकी प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहा है, आप उनको सैलरीज पे कर रहे हो, वो भी इसमें आते हैं। अब आपने ये एक्सपेंस क्लेम करना है, कैसे करेंगे? जब आप ये एक्सपेंस क्लेम करने जाएंगे तो आपने लेना है 4% ऑफ आरसीटी। ये जो आरसीटी है आपका, ये इसका आप लेंगे 4%। जो जवाब आएगा आपने यहां पे लिख लेना। इसको आपने कंपेयर करना है जो एक्चुअल में आपने एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब जो आपने एडमिन एक्सपेंसेस किए होंगे, वो कलेक्शन चार्जेस हैं वो के पे किए हैं। लाइक आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी थी, प्रॉपर्टी का स्टाम्प पेपर लिखवाया आपने, वो स्टाम्प पेपर का खर्चा आया, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा जैसे वो तीतुष वाले थे, वैल्यूअर के पैसे दिए, वो जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस किए होंगे जो इस प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहे हैं, जो इस प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहे हैं, हम सबका सम करके यहाँ पे लिख दोगे। जो इनमें से लोअर अमाउंट होगी वो आप जाके यहाँ पे लेस करवा दें। तो वो जो तीतुष वाला एक्सपेंस था वो इस तरह लेस होना था कि हम 4% ऑफ आरसीडी लेंगे, और जितने एक्चुअल प्रॉपर्टी में एक्सपेंसेस हुए होंगे, अदर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंडिचर जो एडमिन में या कलेक्शन में फॉल कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे टोटल करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे, जो लेस अमाउंट होगी वो हम जाके लेस करवा देंगे। तो इस सब सेक्शन के तहत हम जो है काफी कुछ क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 और 7 में सिर्फ डिफरेंस ये है, जो पॉइंट नंबर 7 है, इट इज ये लोन जो है ये बैंक्स वगैरह में है। पॉइंट नंबर 5 में जो लोन वगैरह होता है वो अपने दोस्तों वगैरह से भी ले सकते हैं, कंपनी से भी ले सकते हैं, जहां पे एम्प्लॉयमेंटशिप कर रहे हैं वहां पे भी ले सकते हैं। उसके बाद अब ये वाला पॉइंट है कि कोई भी एक्सपेंडिचर आपने पे की है या पे कर देंगे उस टैक्स ईयर में, जो लीगल सर्विसेज के साथ रिलेट कर रहा है। और जो लीगल सर्विसेज हैं वो ये वाली नहीं है कि आपने सिर्फ ये बताई है कि जी ये है और ये है और वो है ना। ये जो लीगल सर्विसेज है ये उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसका टाइटल जो है वो डिफेंड करने के लिए आपने की। मतलब आपकी प्रॉपर्टी पे केस हो गया, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो गया, आपने कब्जा छुड़वाने के लिए खर्चा वगैरह किया, वो जो खर्चा वगैरह किया है वो सारे का सारा आप क्या करेंगे यहाँ पे लेस करवा सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर्टी का रेंटल एग्रीमेंट करते हैं, आपको पता स्टाम्प पेपर लिखवाते हैं, स्टाम्प की फीस देते हैं, वकील को लेके आते हैं, थोड़ा एग्रीमेंट लिख दे, वो जो पैसे होते हैं वो पैसे आप यहाँ पर रख के चार्ज कर सकते हैं इस रूल के तहत जाके। लेकिन जो लीगल चार्जेस, नाम के लीगल चार्जेस हैं, वो हमेशा प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेंड करने के लिए होने चाहिए, वो हम यहाँ पे लेस करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बार बार एक पेड का वर्ड पढ़ रहे हैं, एक पेबल का वर्ड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जरा पेबल की बात देखिएगा। देखिए कोई एक्सपेंस आपने पे किया है ना, इसको तो क्लेम करना बड़ा आसान है। क्यों? आपके पास रिसीट्स होंगी, आपके पास सबूत पड़े होते हैं, भाई देखो मैंने ये एक्सपेंस पे किया है, ये रसीद है। लेकिन पेबल, व्हाट अबाउट दिस? क्या ये क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल 2020 में आपने एक बंदा रखा हुआ है रेंट कलेक्ट करने के लिए, उसकी सैलरी थी वो आपने पे नहीं की, लेकिन आपने कहा मैं उसको 21 में इकट्ठी पे कर दूंगा।
आप 2020 की अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप उस बंदे के कलेक्शन चार्जेस की सैलरी है यहाँ पे क्लेम करने जाओगे, वो आप क्लेम करने देंगे। क्यों? बिकॉज वो कहते हैं प्रॉपर्टी जो है वो अप्रूवल बेस के ऊपर पहली बात है टैक्स हो रही है। मींस जिस साल की इनकम है आप उस साल की इनकम शो करें और उस साल का जो एक्सपेंस है वो आप इसमें से लेस कर दें। तो 2020 की इनकम में से 2020 के एक्सपेंसेस लेस कर सकते हो। फिर ये पूछते हैं क्या तुमने ये एक्सपेंस पे किए हैं? हम कहते हैं जी हमने ये एक्सपेंस अभी पे नहीं किए। कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, अलाउ कर लो। अलाउ करने के बाद ना ये हमें 3 साल की मोहलत देते हैं कि भाई साहब पे किया? हम कहते हैं नहीं। पे किया? हम कहते हैं नहीं। पे किया? हम कहते हैं नहीं। तो 3 साल की क्या दी जाती है? हमें मोहलत दी जाती है। देखिए जब हमारा ये एक्सपेंस इनकर होता है ना, जब हमारा ये एक्सपेंस इनकर होता है, हम इसकी जो अकाउंटेंट एंट्री पास करता है वो करता है डेबिट कर देगा इस एक्सपेंस को, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, और क्रेडिट कर देगा पेबल को कि अभी हमने ये एक्सपेंस पे करना है। वो ये एंट्री पास करते हैं। टैक्स वाले कहते हैं ये एंट्री किस साल की है? आप कहते हैं सर टैक्स ईयर 2020 की है, इस साल का ये खर्चा है, हमने अभी पे नहीं किया। टैक्स वाले कहते हैं हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं, कर लो क्लेम। आप बड़ी जल्दी से क्लेम करते हैं, इनकम लेस कर देते हैं। अब टैक्स वाले कहते हैं तुम्हारे पास टाइम है 3 साल का, टैक्स ईयर 2021 का, टैक्स ईयर 2022 का, टैक्स ईयर 2023 का। अगला साल आता है, टैक्स वाले अंकल आते हैं आपके पास एफबीआर, कहते हैं हाँ भाई ये तुम्हारी लायबिलिटी आ रही है, अभी तक तुमने ये एक्सपेंस 2020 में क्लेम किया था, पे किया कि नहीं किया? अब कहते हो सर अभी पे नहीं किया। कहते ठीक है कोई मसला नहीं, तुम्हारे पास टाइम है। 22 में चले जाते हैं, कहते हैं भाई साहब ये एक्सपेंस पे किया है कि नहीं पे किया जो तुमने 2020 में था, तुम्हारी लायबिलिटी शो हो रही है। अब तो सर अभी तक पे नहीं किया। कहता कोई मसला नहीं मैं फिर आऊंगा। वो थर्ड ईयर आता है आपके पास, कहता सर एक्सपेंस पे किया कि नहीं पे किया? आप कहते सर नहीं पे किया। कहता अच्छा बेटा अब तुझे मैं बताता हूँ, वो 2024 तक शुरू होगा। उसने कहना है कि हमने तुम्हें 3 साल का मोहलत दी, हमने तुम्हें इन 3 साल की मोहलत दी थी कि जो तुमने 2020 में हमें कह के एक्सपेंस क्लेम किया था, हमने तुम्हें 2020 में खर्चा अलाउ कर दिया कि जा बेटा ये खर्चा लेस कर ले। तूने वादा किया था कि मैं पे कर दूंगा, हमने तुझे 1 साल दिया, तूने पे नहीं किया। हमने एक और साल दिया, तूने पे नहीं किया। हमने तुझे एक और साल दिया, तूने वो हमें पे नहीं किया। अगर 3 सालों बाद भी तूने पे नहीं किया तो जो चौथा साल होगा इसमें हम वो खर्चा वापस तेरी इनकम में ऐड कर देंगे। मींस ये अनपेड लायबिलिटी जो पेएबल है 2024 में चौथे ईयर में इसकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। क्यों? कि भाई तुझे हमने 3 साल पहले कहा था ये एक्सपेंस पे करते, तूने क्लेम तो बड़े मजे से कर लिया, तूने क्लेम तो बड़े मजे से कर लिया, लेकिन पे तो कर नहीं रहा था। 3 साल की लिमिट थी, अगर 3 साल में तुम पे नहीं करोगे तो चौथा ईयर जो होगा उसमें हम वो तुम्हारे इनकम में ऐड बैक कर देंगे। ये ले बेटा अब तुम मजे ले हमसे। तो जो पेएबल एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे, जो हमने पे नहीं किए होते, पेएबल एक्सपेंसेस हम उसी साल क्लेम कर सकते हैं। पेएबल एक्सपेंसेस हम उसी साल क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने पे नहीं किया तो हमें 3 साल की टाइम लिमिट भी दी जाएगी कि अगले 3 सालों में हमने पे करने हैं। अगर हम अगले 3 सालों में पे नहीं करेंगे तो चौथे ईयर जो होंगे वो हमारे क्या किए जाएंगे, वो हम हमारी इनकम में ऐड बैक कर दिए जाएंगे। तो चौथे साल 2024 में ये हमारी इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे कि ये हमारी अनपेड लायबिलिटी थी जो हम पे नहीं कर सके। इसको हम कहते हैं टैक्स की लैंग्वेज में रिकूपमेंट। ये चीज जो है ना इसे हम कहते हैं रिकूपमेंट। कि रिकूप का मतलब है दोबारा आ जाना वापस, कि एक एक्सपेंस क्लेम किया, वो पे ही नहीं किया, उस एक्सपेंस को वापस आपकी इनकम का पार्ट बना दिया गया, इसे हम रिकूपमेंट कह रहे होते हैं। तो 2024 में क्या किया जाएगा, उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। माइट भी वो 2025 में जाके पे कर दे, और जब पे करेगा हम वापस लेस कर देंगे। लेकिन 3 सालों के बाद
चौथे साल क्या होगा, उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा। तो ये पेएबल की कहानी जो है ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये पेएबल की सारी मैंने आपको बता दी, पेएबल में हम किस तरह चल रहे होते हैं, किस तरह नहीं चल रहे होते। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल से, और ये न्यूमेरिकली भी आ सकते हैं। प्रॉपर्टी खत्म करने के बाद मैं ब्रेक दूंगा। अभी मेरे एंड पे अजान हो रही है, अजान खत्म होने दे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी खत्म करने के बाद मैं नमाज का ब्रेक दूंगा। और इस वक्त अराउंड मुझे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे बिकॉज लिमिट फुल है इस वक्त। जो बाद में रह गया ना ज्वाइन कर पाए, मेरा जिम्मा नहीं है, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हम फुल कैपेसिटी के ऊपर है। जी अब ये है अनपेड रेंट का, या जिसे हम बैड डेट्स वगैरह कहते हैं, उसकी बात करनी है, क्या है और क्या नहीं है। अभी हमने देखा था कि अगर हम एक्रूवल बेसिस पे चल रहे होते हैं, अगर हमारा कोई बैड डेट हो जाए, कोई हमें रिसीव ना हो रहा हो डेट, या कोई हमारी इनकम थी, हमने 10 महीने की रेंट आउट किया, हमें 2 महीने का रेंट नहीं मिला, तो 2 महीने का जो रेंट नहीं मिल रहा होगा उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसको हम देख रहे हैं, और क्या नहीं देख रहे उसको हमने लेके चलना है। अब अनपेड रेंट, या जिसे हम बैड डेट्स भी कह सकते हैं, उसको हमने क्लेम करना है, क्या है क्या नहीं है।
इसको समझते हैं पहले कि एक प्रॉपर्टी थी आपके पास, इस प्रॉपर्टी को आपने रेंट आउट किया 12 महीने के लिए। पूरा साल आपने ये प्रॉपर्टी किराए पे दे के रखी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली जब साल का एंड हुआ, डिपार्टमेंट आया, उसने कहा भाई कितनी प्रॉपर्टी की इनकम कमाए हैं? आपने कहा सर प्रॉपर्टी तो मैंने 10 महीने रेंट पे दी थी, बट मुझे रेंट 10 महीने का मिला। आपको जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ वो 10 महीने का मिला। आप कहते हो जी मुझे 10 महीने का रेंट मिला है, मैं इस 10 महीने की इनकम शो करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट मना कर देगा, कहेगा भाई आप 12 महीने की इनकम ही शो करो। आप क्या करोगे? आप 12 महीने की इनकम ही शो कर रहे होंगे कि ये 12 महीने की इनकम है, ये आपकी शो होगी। आप कहना यार ये क्या बदतमीजी है, मुझे तो रेंट मिला नहीं 2 महीने का। फिर वो कहते हैं ठीक है तुम शो तो करो। आपने शो कर दी। अब आप चले गए अगले साल, नेक्स्ट ईयर। अगले साल के पूरा साल देखा, डिपार्टमेंट वाले आए, उन्होंने कहा हाँ भाई वो जो तुम्हें रेंट था 2 महीने का वो मिला है? आपने कहा नहीं मिला भाई साहब, वो तो धोखा हो गया, रेंट नहीं मिला। अब ये कहेंगे कि अब जो तुम्हारा अनपेड रेंट है, जो तुम्हें रेंट रिसीव नहीं हुआ, तुम इसको एज अ बैड डेट क्लेम कर लो, तुम इसको खर्चा क्लेम कर सकते हो। उसकी शर्त क्या है? कुछ शराइत हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या? पहली कि ये जो आपकी टेनेंसी थी ये बोनाफाइड थी, मींस ये जो आपने रेंटल एग्रीमेंट किया था, प्रॉपर्टी रेंट आउट पे दी हुई थी, ये बोनाफाइड थी, नेक नियति से दी गई थी, कोई इसमें मेलाफाइड इंटेंशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी। दूसरा आपने साबित करना होता है कि वो जो डिफॉल्ट बंदा था जिसने आपको रेंट नहीं दिया, वो किराएदार, उसने आपकी प्रॉपर्टी वकेट कर दी है, उसने आपकी प्रॉपर्टी छोड़ दी हुई है। अगर उसने प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी तो आपने मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर्टी छोड़ देगा, और आपने उसके अगेंस्ट तमाम स्टेप्स लिए हुए हैं कि वो प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ देगा, वकेट कर देगा। और ये बंदा अगर इस प्रॉपर्टी को छोड़ रहा है तो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में भी काबिज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लाहौर की प्रॉपर्टी आप छुड़वाते हो और उससे अपनी प्रॉपर्टी को सिंध की दे देते हो, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इस बंदे के अगेंस्ट आपने तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह या जो तमाम नेसेसरी प्रोसीडिंग्स हैं वो भी शुरू कर दिए, केस वगैरह दायर कर दिया हुआ है कि ये बंदा फ्रॉड है, पैसे लेके भागा हुआ है, रेंट वगैरह पे नहीं किया हुआ। और जो आप आज रेंट क्लेम करने जा रहे हो एक्सपेंस, ये आप एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो, प्रीवियसली इसको आपने अपनी इनकम का पार्ट बनाया होना चाहिए। मतलब पिछले साल आपने 12 के 12 महीने का रेंट डिक्लेयर किया था, ऑल्दो आपको रेंट रिसीव हुआ है 10 महीने का, 2 महीने का रेंट नहीं मिला था, लेकिन स्टिल आपने वो जो 2 महीने का रेंट नहीं मिला था उसको आपने अपनी इनकम का पार्ट बनाया हुआ था। देन क्या करेंगे? आप उसको जाके एज अ एक्सपेंस क्लेम कर रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये जरा आप अपने जहन में रखने हैं। कौन कौन से? कि नंबर 1, अगर आपको कोई रेंट रिसीव नहीं हुआ 2021 में, आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की 12 महीने के लिए, आपको रेंट सिर्फ रिसीव हुआ 10 महीने का, 2 महीने का रेंट रिसीव नहीं हुआ, आपने कहना चाहा कि मेरी इनकम 10 महीने की है, लेकिन डिपार्टमेंट ने नहीं माना, डिपार्टमेंट ने 12 के 12 महीने की आपकी इनकम ट्रीट की। फिर 2022 में आए तो 2022 में अब सारा कुछ आप कर रहे होंगे। 2022 में डिपार्टमेंट ने पूछा, आपने कहा सर ये जो पिछले साल 2 महीने थे जिसके आपने पैसे ले लिए, अभी तक ये 2 महीने का रेंट मुझे नहीं मिला, कोई एक रुपया नहीं मिला। कहते हैं ठीक है नहीं मिला, इसको क्लेम कर लो, एज अ बैड डेट एक्सपेंस क्लेम कर लो, हम हमारी इनकम से लेस कर देते हैं। अब इसको एज अ बैड डेट एक्सपेंस क्लेम करने के लिए असूल है क्या? कि आपने पहले बताना है कि टेनेंसी जो आपका एग्रीमेंट था रेंटल, ये बोनाफाइडी था, नेक नीयति से किया गया था, कोई मेलाफाइडी इंटेंशंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी, धोखाधड़ी वगैरह नहीं थी। और जिस बंदे ने आपको रेंट नहीं दिया
उस बंदे ने, उस टेनेंट ने आपकी प्रॉपर्टी वकेट कर दी है, आपकी प्रॉपर्टी खाली कर दी है, छोड़ दी हुई है। या अगर उसने प्रॉपर्टी वकेट नहीं की, खाली नहीं की, आपने तमाम नेसेसरी स्टेप्स उठा ली हैं उससे प्रॉपर्टी वगैरह खाली करवाने के, मतलब आपने केस वगैरह किया हुआ है, ये तमाम जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो आपने स्टार्ट कर दी हैं, और ये बंदा जिसने आपको रेंट नहीं दिया था, ना तो वो इस प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है, ना आपके किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कब्जा वगैरह होगा, और उस बंदे के खिलाफ आपने तमाम जो रीजनेबल स्टेप्स हैं, जो भी लीगल स्टेप्स हैं, वो टेकअप कर दी हैं, आपने उसके खिलाफ केस दायर कर दिया और आप उसके अगेंस्ट तमाम जो प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं वो इनिशिएट कर दी हैं। एंड ये जो आप आज बैड डेट क्लेम करने जा रहे हो, प्रीवियसली आपने इसको अपने इनकम का पार्ट बनाया हुआ था। देखिए ना, 2022 में आप इस 2 महीने को रेंट को एज अ बैड डेट क्लेम करने जा रहे हो, तो प्रीवियसली 2021 में आपने इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया था, तो 2022 में बैड हुआ ना। अगर 2021 में ही रेंट ना मिले और 2021 में ही मैं उसको बैड डेट शो करना चाहूं, मैं नहीं कर सकता, मुझे रोक देंगे। ये कहते हैं टैक्स वाले कि पहले उस रेंट को अपनी इनकम का पार्ट तो बनाओ, पहले उसको इनकम शो तो करो। मैं पहले उसको, जिस साल मुझे रेंट रिसीव नहीं हुआ उस साल मैं उसको अपनी इनकम शो करूंगा, अपनी इनकम का पार्ट बनाऊंगा। फिर अगले साल अगर स्टिल मुझे वो रेंट नहीं मिला, स्टिल वो मुझे अमाउंट वगैरह नहीं मिली, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको बैड डेट एक्सपेंस क्लेम करूंगा। लेकिन उसको क्लेम करने की ये तमाम सारी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, जितना मुझे रेंट रिसीव नहीं हुआ होगा, मैं क्या करूंगा, मैं उसको एज एक्सपेंस क्लेम कर लूंगा, वो मेरा एक्सपेंस क्लेम हो जाएगा। और अगर बाद में, मतलब मैंने एक्सपेंस क्लेम कर लिया 2024 में, 2025 में वो बंदा पकड़ा गया, उसके खिलाफ केस कामयाब हो गया, उसने क्या किया, उसने केस कामयाब हो गया और उसने क्या किया जी, पैसे रिकवर कर दिए। जब वो पैसे रिकवर करेगा, जिस साल रिकवर करेगा, वो वापस मेरी इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकली भी आ सकता है और ये न्यूमेरिकली भी आपके साथ चीज पूछी जा सकती है। 4 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें से एक्सपेक्टेड है थ्योरेटिकली, कि बताएं जी कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं एक अनपेड रेंट को क्लेम करने के लिए, कि कैसे क्लेम होगा और कैसे क्लेम नहीं होगा। तो ये एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे सारे कंप्लीट होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस जिन्हें हमने ट्रीट करना होता है। यहाँ पे छोटा सा सवाल देखते हैं, जल्दी से फिर आगे मूव करते हैं। तो मिस्टर मुबीन की आपने इनकम बतानी है, क्या है क्या नहीं है। मिस्टर मुबीन की गुलबर्ग में प्रॉपर्टी है, उसने प्रॉपर्टी रेंट की असद को 1,75,000 पर मंथ पे। असद ने उसकी प्रॉपर्टी छोड़ दी 31 जनवरी 2021 को। असद ने 3 लाख रुपया एज अनएडजस्टेबल अमाउंट पे की थी टैक्स ईयर 2018 में। मुबीन ने वो अमाउंट वापस कर दी। वो जो प्रॉपर्टी थी वो फरवरी के महीने में खाली रही, फरवरी के महीने में आपने रेंट आउट नहीं की थी। उसके बाद गुलजार को आपने वो प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी। रेंट आपका पर मंथ 2,20,000 है। गुलजार से आपने 3.5 लाख सिक्योरिटी के दिए थे। मुबीन ने ये एक्सपेंसेस वगैरह किए हैं प्रॉपर्टी के, उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, सैलरी दे रहा है, रेंट कलेक्शन चार्जेस की, बैंकिंग चार्जेस हैं कलेक्शन ऑफ रेंट से, और उसने रेंटल एग्रीमेंट की फी वगैरह पे की है। उसकी सैलरी की इनकम भी है, बिजनेस की इनकम की ज़कात वगैरह भी उसने पे की है। तो इसको अगर हम देखें, सिंपल सी बात है, आप इसे कह सकते हैं कि असद से जो रेंट इसको मिला होगा वो कितना मिला होगा, तो 175,000 पर मंथ था। असद गए 31 जनवरी को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने का रेंट जो होगा वो इसका असद से आ जाएगा, कितना बन रहा है। उसके बाद इसने गुलजार को अमाउंट रेंट आउट की है। अब गुलजार से इसको रेंट आया 2,20,000, लेकिन गुलजार को इसने रेंट आउट की है मार्च में, बिकॉज फरवरी के महीने में पूरी प्रॉपर्टी खाली रही है, मार्च के महीने में रेंट आउट की गई है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का रेंट गुलजार की तरफ से आया होगा, तो वो इसकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद गुलजार की अनएडजस्टेबल अमाउंट भी आई है, वो कितनी दी है, 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया गुलजार ने दिया है। इसमें से हमने लेस करना है प्रीवियसली जो असद की थी वो कितनी थी। तो असद ने हमारे पास दिया था 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया असद ने दिया, हमने 10 पे डिवाइड किया, वो टैक्स ईयर 18 में आया। टैक्स ईयर 18 में हमने उसको पार्ट बनाया,
टैक्स ईयर 19 का हमने उसे पार्ट बनाया, टैक्स ईयर 20 का हमने उसको पार्ट बनाया, क्योंकि वो टैक्स ईयर 21 में जा रहा है तो 3 साल इसको हमने अपना पार्ट बनाया था। तो ये गालिबन बन रही होगी 90,000 हमने ऑलरेडी इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया था। तो 90,000 आप इसमें से लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2,60,000। इसका 1/10 लेंगे और आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आप ऐसे सम करेंगे, आपकी आ जाएगी रेंट चार्जेबल टू टैक्स। आप रिपेयर लेंगे इन रेंट के अगेंस्ट, बिल्डिंग के अगेंस्ट जो रिपेयर होगा 1/5 वो लेंगे। उसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम आप लेस कर देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स पे किया वो लेस कर देंगे, और ये वाले जो चार्जेस हैं इन सबको आप सम करेंगे। जो इसका सम आएगा आपने वो लेना है और कंपेयर करना है 4% ऑफ आरसीटी के साथ, इसके 4% के साथ। जो लोअर होगा इसमें से वो आप इसमें से लेस करेंगे तो रिमेनिंग क्या होगा आपका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको लेकर चलना होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की इस तरह से हम सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड छोटे से कंसेप्ट रह गए, जल्दी से वो देखते हैं कि अगर आपने किसी बंदे को प्रॉपर्टी की इनकम रेंट आउट की हुई है तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको हम रेंट पे कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो हम कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो हमें रेंट पे कर रहे होते हैं, जब वो हमें रेंट पे करते हैं तो वो हमारा टैक्स काट के रेंट पे कर रहे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं विद होल्डिंग एजेंट्स, जो टैक्स काट के हमारा रेंट पे कर रहे होते हैं। इनको याद करने के लिए द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट थिंग इज दैट कि आप ये याद कर लें FNPCID। आप ये याद कर लें FN। आपने अगर इनको रेंट आउट किया हुआ है तो ये बंदे जब आपको रेंट पे करेंगे आपका ये रेंट में से टैक्स काट के आपको रेंट पे किया करेंगे। मतलब F से बनेगा फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। अगर आप हुकूमत की प्रॉपर्टी वगैरह रेंट आउट करते हैं, हुकूमत जब भी रेंट पे करेगी आपको टैक्स काट के पे करेगी। N से बनेगा जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो। P से बनेगा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये पार्लर्स वगैरह होते हैं ये आते हैं। C से कंपनी बनेगा। I से बनेगा इंडिविजुअल या AOP वगैरह। अगर कोई इंडिविजुअल है वो सालाना किराया 15 लाख ज्यादा पे कर रहा है तो वो विद होल्डिंग एजेंट ट्रीट होता है। वो जब भी रेंट पे करे उसको चाहिए कि वो टैक्स काट के पे करे। उसके अलावा जो डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं, जिस तरह ये तमाम एम्बेसीज के लोग होते हैं, अगर आपने इनको कोई रेंट वगैरह पे प्रॉपर्टी दी हुई है, इनको भी चाहिए कि जब रेंट पे करें तो उस रेंट में से टैक्स काट के पे करें। इनके रेट्स होते हैं उसके मुताबिक। ये याद करने की जरूरत आपको नहीं है, बस बता दी है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे इनकम का ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी के साथ है। अभी हमने बात की थी कि इनकम का ताल्लुक जो है वो तो प्रॉपर्टी के साथ है, और हमने देखा कि जिस इनकम का ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ होता है वो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाती है। लेकिन ये जो आपको है ट्री, ये पूरा ट्री बता रहा होगा कि इनकम का ताल्लुक तो प्रॉपर्टी के साथ है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जा रही बल्कि दूसरे हेड्स ऑफ इनकम में जा रही होती है। हमें लाजमी नहीं है कि प्रॉपर्टी का किसी इनकम का ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ होगा तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ही पार्ट बनेगी। ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ भी हो सकता है लेकिन वो प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी। वो एग्जाम्प्ट हो सकती है, वो कैपिटल गेन में जा सकती है, वो अदर सोर्स में जा सकती है, वो बिजनेस में जा सकती है। ये जो चीज़ है ये आपको हेल्प करेगी पूरे टैक्स को कनेक्ट करने में कि पूरे टैक्स में जहाँ जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी या डिस्पोजेबल प्रॉपर्टी का वर्ड आएगा तो वो कहाँ कहाँ ट्रीट हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे अपने जहन में रखना है लैंड है या बिल्डिंग है, इसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी इनकम एग्जाम्प्ट हो सकती है, कब? अगर वो एग्रीकल्चर इनकम में फॉल कर रही है। अगर हम इस लैंड या बिल्डिंग को डिस्पोज करते हैं, बेचते हैं, उसके ऊपर गेन या लॉस आता है, उसकी इनकम जो होगी वो हमारे कैपिटल गेन का पार्ट बनेगी। उसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी को सबलेट करते हैं या प्रॉपर्टी के साथ दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं लाइक यूटिलिटीज वगैरह, या अगर हमने प्रॉपर्टी रेंट आउट की है मशीनरी के साथ, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री, उसका जो रेंट वगैरह आएगा वो हमारे अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। या अगर हमारा कारोबार ही बिजनेस का है, मतलब जैसे मलक रियाज है जिसका कारोबार प्रॉपर्टी से है, प्रॉपर्टी लेनी, प्रॉपर्टी बेचनी, या जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, या जो कंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज बेच रहे होते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो हमेशा बिजनेस का पार्ट बनेगी। तो ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ है लेकिन मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम में फॉल कर रही होती है। एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है, कभी मत भूलिएगा कि बेशक आपके 100 घर हैं,
आपका बिजनेस ही यही है, आप घर बनाते हैं, रेंट पे देते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, घर बनाना है, रेंट पे देना है। लेकिन जो आपको रेंट की इनकम आएगी वो कभी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं जाएगी, वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल कर रही होगी, सॉरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल कर रही होगी। तो रेंटल इनकम जो होती है हमारी, वो हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बनती है। आपका काम बेशक किराए पे ना हो, आप बेशक किराए पे ही घर देते हो, लेकिन जो रेंटल इनकम होगी वो आपकी हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ही पार्ट बन रही होगी। ये चीज आपने याद रखनी है, ये स्लाइड आपको हेल्प करेगी। उसके बाद अभी हमने बात की एग्रीकल्चर इनकम की, तो एग्रीकल्चर इनकम बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, और नॉर्मली ये एग्जाम्प्ट होते हैं। एग्रीकल्चर इनकम से पास पेपर में एक दो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हुए हैं और एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्रीकल्चर इनकम से आ चुका हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, पहले इसने एक्सप्लेन किया है एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, फिर उसने बताया है कि एग्रीकल्चर इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं, उसने हमें वो बताए हैं। कहता है द एग्रीकल्चर मीन्स एन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम से मुराद कौन कौन सी इनकम है। कहता है मीन्स एन इनकम, ये वो इनकम है जो ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करते, ये वाली कंडीशंस कुछ हैं, अगर सेटिस्फाई कर देगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको एग्रीकल्चर इनकम ट्रेड कर रहे होंगे। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, वो कहता है कि ये जो इनकम है ये लैंड से कमानी चाहिए, ये लैंड से कमा रहे हो, या रेंट की फॉर्म में कमा रहे हो मतलब किराया ले रहे हो, या रेवेन्यू की फॉर्म में मतलब आप वो लैंड के ऊपर चीजें उगा रहे हो, उनको बेच रहे हो तो उनका रेवेन्यू आ रहा है वो। और ये जो लैंड है ये पाकिस्तान में ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इस लैंड का पाकिस्तान में होना मौजूद है। अगर ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो ऐसी इनकम जो कमाई जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहला रही होगी। तो पहले तो हमें है कि हमें एग्रीकल्चर इनकम को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है जो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही हो, क्या कि लैंड से कमाई जाए, रेंट की फॉर्म में हो सकती है या रेवेन्यू की फॉर्म में हो सकती है, और लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो एग्रीकल्चर इनकम है। जो एग्रीकल्चर इनकम आप कमाओगे, जब भी कमाओगे, वो आपकी हमेशा एग्जेम्प्ट होगी टैक्स में से। अब एग्रीकल्चर इनकम के सोर्सेज जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लाइक जो काश्तकार है या जो रिसीवर है उस लैंड के पैसों का, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो उसने उगाए हैं उनको सेल करके पैसे कमाएगा, वो उसके एग्रीकल्चर इनकम में आ रही होगी। जिस तरह आप फसलें उगाते हो, फसलें काटी वो बेच दी, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। उसके अलावा कोई भी जो कल्टीवेटर है या रेंट इन काइंड है, अगर उसने बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं और वो बंदे उसका जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, मतलब जो उसने फसलें वगैरह उगाई हैं, उनको उठाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, उसके उस प्रोसेस में से जो आप पैसे वगैरह कमा रहे होते हो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में फॉल करती है। जो प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है पॉइंट वो ये है, और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, उसकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो हम काउंट करेंगे अगर वो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। क्या कि जो बिल्डिंग ओन्ड है और ऑक्यूपाइड है वो कल्टीवेटर के पास है, या जो वो मतलब जो रिसीवर है जिसको फसलें वगैरह मिल रही हैं, या जो मालिक है उसके पास है। बिल्डिंग ओन और ऑक्यूपाइड उसके पास होनी चाहिए। जो बिल्डिंग है वो इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड में होनी चाहिए, मतलब अगर ये आपका एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे खेती हो रही है, तो ये बिल्डिंग बिल्कुल उसके साथ होनी चाहिए और ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। आप इस बिल्डिंग एज अ डिवेलिंग हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर हाउस याद कर सकते हैं, या आपके जितने भी एग्रीकल्चर कनेक्शन है उनकी चीज ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग जो है अगर इसके लिए इस्तेमाल हो रही है, इससे जो आपको इनकम आ रही है वो आपकी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, और ये एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो बेहतर है इसको आप 1 से 2 दफ़ा रीड करिएगा, आपको जहन में बैठ जाएगी। तो ये भी क्या होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। अब देखें आपके पास लैंड है, लैंड के बिल्कुल साथ आपने ज़राई ज़मीन के साथ आपने एक स्टोर हाउस बनाया हुआ है और आपने वो स्टोर हाउस रेंट पे दिया हुआ है।
और जिस बंदे को रेंट पे दिया हुआ है वो अपना ट्रैक्टर, अपनी खाद वगैरह उसमें स्टोर कर रहा है और आपको उसका रेंट पे कर रहा है, वो आपको बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग का रेंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज वो जो रेंट है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट कर रहा होता है। तो एग्जामिनर आपको गिवन कर सकता है कि आपके पास ये प्रॉपर्टीज हैं, कैसी प्रॉपर्टी है, जिसको पहले वो सेटिस्फाई करेगा कि वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की जो आपको रेंटल इनकम आ रही होगी वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है, उसको हम अपनी इनकम का पार्ट नहीं बना रहे होते। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद है सेल्फ हायरिंग। सेल्फ हायरिंग क्या होती है? सेल्फ हायरिंग कहते हैं हम कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो पार्टीज हैं। एक एम्प्लॉयर है जो मुलाजिम है, और एक एम्प्लॉयर है जो मालिक है। एम्प्लॉय के पास एक घर है, ये घर इसके पास है, इसने ये घर किराए पे दिया एम्प्लॉयर को। अब एम्प्लॉय ने, मुलाजिम ने एम्प्लॉयर को दिया घर किराए पे, एम्प्लॉयर इसे क्या कर रहा होगा, रेंट पे कर रहा होगा। ऐसे ही है, जो इसको रेंट मिलेगा वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को अपना घर किराए पे दिया, और उस घर के बदले में जो वो रेंट रिसीव कर रहा है वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। और बाद में एम्प्लॉयर ने यही घर उसको एज एन अकोमोडेशन भी दे दिया, मतलब सैलरी के बेनिफिट के तौर पे कहा ये घर हम तुम्हें देते हैं, लिया भी उससे किराए पे और उसको बीच में रहने के लिए भी दे दिया। तो ये जो अकोमोडेशन होगी इसका जो बेनिफिट होगा वो उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। सिंपल हम लेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी, और जो एक्चुअल रेंट पे किया जा रहा होगा वो हम लेंगे, और ये हम उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। तो ये सेल्फ हायरिंग होती है। अभी हम जाके इसका सैलरी में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें सिंपल आपने याद रखनी है कि जो एम्प्लॉय होगा या उसकी स्पाउस, उसकी बीवी वगैरह होगी, इन्हें जो प्रॉपर्टी की इनकम आ रही होगी, रेंटल इनकम आ रही होगी, वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। और चूंकि सेम घर ही इन्हीं इन्हीं को दिया गया है रहने के लिए भी, तो इनका अकोमोडेशन का बेनिफिट निकाला जाएगा, और वो जो बेनिफिट होगा वो उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशंस मेंशन्ड बिलो, calculate the amount which shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property for this year। मिस्टर बिलाल है जिसको 50,000 पर मंथ रेंट मिला है टैक्स के 2021 के लिए, जब फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 पर मंथ थी। तो बताएं हमने कितना रेंट लेना है। तो हम एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते हैं मार्केट रेंट से, अगर जो हायर होगा वो हमारा रेंट रेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे 60,000 ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 60,000 को ट्रीट कर रहे होंगे। उसके बाद है मिस्टर इस्लाम ने 3,45,000 लिया है एज अ रेंट फॉर लीजिंग आउट फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। अभी मैं बता के आया हूँ आपको कि जो फैक्ट्री जो होती है, बिल्डिंग के साथ मशीनें रेंट आउट की जाए, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनता है। उसके बाद है एबीसी लिमिटेड एक घर ऑन करती है, उसने वो घर अपने एम्प्लॉयज को दे दिया फ्री में, हालांकि मार्केट वैल्यू 1 मिलियन थी। तो सिंपल सी बात है, ये एम्प्लॉय की तरफ से बेनिफिट दिया गया है, तो हम 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे और वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे। उसके बाद है मिस्टर हमजा को 2 साल का एडवांस रेंट मिला है 15 लाख रुपया। हमें पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो जो एडवांस रेंट है वो एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल है। अगर वो नॉन एडजस्टेबल एडवांस हो तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा। अगर ये एडजस्टेबल एडवांस इसको 2 साल का मिला है, तो जब ये एडवांस एडजस्ट किया जाएगा, जब ये एडवांस हमजा एडजस्ट करेगा, तब उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद उस्मान के पास 75 एकड़ ऑफ लैंड है मीरपुर में, वो कल्टीवेट खुद नहीं करता, लेकिन टैक्स ईयर 2021 में उसको उस लैंड का रेंट मिला है 25 लाख रुपया। तो ये तो इसकी एग्रीकल्चर इनकम है, इसका रेंट मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम इसको इस तरह चल रहे होते हैं लेके। उसके बाद जितनी सारी बातें की हैं उसको समराइज कर देता हूँ, ये आपके सामने लिखी हुई हैं कि
एनटीआर में हम इसको प्रॉपर्टी को टैक्स करते हैं। पूरे इस हेड ऑफ इनकम की समरी है। रिवाइज करना हो ये पेज खोलें, कर लें इसको, पूरा हेड ऑफ इनकम रिवाइज हो जाएगा। एनटीआर में टैक्स होती है, एक्रूवल बेसिस पे होती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल है, रेंटल इनकम है, लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशन इसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है। अदर सोर्स में कौन सी जाएगी, सबलेटिंग है, प्रॉपर्टी मशीन से रेंट आउट की गई है, ये सारी अदर सोर्सेज में जाएंगी। इनकम की कैलकुलेशन करें तो जितनी बातें की हैं उन सबको सम करके साइनिंग अमाउंट इनकम है, अनएडजस्टेबल अमाउंट इनकम है, रेंट रिसीव इनकम है, फॉरफिटेड डिपॉजिट इनकम है। अगर कोई ओनर की लायबिलिटी है, मतलब ओनर ने कोई रेंट वगैरह पे, कोई टैक्स, कोई एक्सपेंस पे करना था, अगर वो टेनेंट पे कर दे, वो भी आप ओनर की इनकम में ऐड किया रहेगा। कोई बैड डेट रिकवर हो जाए, वो भी क्या होगा, उसकी इनकम में ऐड किया रहेगा। इसे हम रेंट चार्जेबल टैक्स कहते हैं। ये हमारी इनकम इतनी बनती हैं। उसके बाद है साइनिंग अमाउंट। ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे इनकम आ जाती हैं। फिर इसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं, जिसमें से हम रिपेयर करते हैं 1/5, इंश्योरेंस है, टैक्सेस है, ग्राउंड रेंट है, प्रॉफिट ऑन डेट है, कलेक्शन चार्जेस वगैरह अप टू 4% होते हैं हमारे, अनपेड रेंट है और लीगल चार्जेस वगैरह हम पे कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉपर एक्सपेंसेस के साथ हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये होती है। तो ये रेवेन्यू मॉडल है हमारा, कि ये रेवेन्यू, ये एक्सपेंसेस लेस किए, ये मेरे पास इसकी नेट इनकम वगैरह आ रही होती है। और ये इसकी न्यूमेरिकल वर्जन में है कि न्यूमेरिकली हम किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं। साइनिंग अमाउंट टोटल टैक्सेबल जितनी मिलेगी ऐड कर देना, अनएडजस्टेबल अमाउंट मिली, अगर पहला बार ही आ रहा है बंदा, पहला टेनेंट है, तो जो अमाउंट मिलेगी 1/10 लेके ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कोई सक्सीडिंग टेनेंट है, कोई ओल्ड टेनेंट चला गया, न्यू टेनेंट आ रहा, तो जो न्यू टेनेंट पैसे देगा वो उसमें से ओल्ड टेनेंट के पैसे हम लेस करेंगे और इसका 1/10 लेंगे, ऐड कर देंगे। रेंट रिसीव हुआ, हम इसको यहाँ पे ट्रीट ले लेंगे। फॉरफिटेड कोई लायबिलिटी टेनेंट पे करते ऐड की जाएगी। उसके अलावा कोई इररिकवरेबल रेंट, मतलब बैड डेट रिकवर हो जो ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई एडवांस हम एडजस्ट कर लेंगे, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके अलावा कोई एक्सपेंस जो है था, हमें प्रीवियसली डिडक्शन अलाउ की गई, कभी हमने बात की थी कि आपने यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम किया बट पे नहीं किया, तो आपके ऐड बैक किया गया, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो टोटल इनकम हमारे पास पॉसिबल यही हो सकती है। एक्सपेंसेस में रिपेयर्स हैं, फिर टैक्सेस वगैरह हैं, ग्राउंड रेंट है, इंटरेस्ट है, एचपीएफसी का शेयर है, रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं, और इस तरह के तमाम एक्सपेंसेस वगैरह हम लेस कर रहे होते हैं। तो न्यूमेरिकली हम इसको इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, यही चीज़ें आती हैं। और ये पूरे हेड की हमारी क्या है, ये हमारी समरी इस तरह से ट्रीट हो रही होती है। अगर है तो ये इसका प्रॉपर न्यूमेरिकल का फॉर्मेट भी है कि अगर न्यूमेरिकल करना है तो प्रॉपर फॉर्मेट से आपने किस तरह करना होता है, उसकी मैंने बताया हुआ है। मतलब साइनिंग अमाउंट है, सारा कुछ ट्रीटमेंट जो है वो मैंने बताया हुआ है। इवन इस पूरी समरी की एक्सप्लेनेशन का ये क्यूआर कोड भी गिवन है, ये डॉक्यूमेंट्स में शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ सेशन वन ड्राइव पे। इसको जाके आप अपने मोबाइल ऐप पे स्कैन करें तो इसकी 4-5 मिनट की वीडियो जिसमें पूरी की पूरी समरी एक्सप्लेन की हुई है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो खत्म होता है, कंप्लीट डिस्कस कर दिया। अब नमाज का ब्रेक करते हैं 20 मिनट का, 2:05 पर रिज्यूम करते हैं। उसके बाद कैपिटल गेन और आगे हम मूव करते हैं। इसमें किसी ने कोई सवाल पूछना पूछ ले, बिकॉज 2:05 पे फिर मैं कैपिटल गेन स्टार्ट कर लूंगा। ज्वाइंट ओनर में यहाँ पे कभी भी नहीं करवाता होता, मैं वो हमेशा करवाता हूँ उसके पास जाके अपना एओपी में, बिकॉज एओपी के साथ वो समझ आती है। होटल्स का बिजनेस होता है, मीटिंग कंटिन्यू है इस वक्त। कितने अटेंडीज हैं? 723 अटेंडीज हैं इस वक्त। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, रेंटल एप्रिसिएशन जो आप पे कर रहे होते हैं लोन की। फॉरफिटेड डिपॉजिट है वो रेंटल इनकम में ऐड होगा ही होगा। लैंड और प्लॉट में डिफरेंस क्या है?
सेम चीज होती है। लाइसेंस बड़ा कर दिया था मैंने। लाइसेंस सुबह बड़ा किया था, लिमिट चेंज कर दी थी, 750 की लिमिट पे ले गया था मैं। मैंने नमाज का ब्रेक दिया, आप लोगों को सवाल ही नहीं खत्म हो रहे। मैंने 2-5 पे कैपिटल गेन शुरू कर देना है। और भाई 10 मिनट सांस लेने दो। इंसान हूँ मैं भी, कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। 10 मिनट सांस लेने दो मुझे, मैं फिर आंसर करता हूँ।